लिए सुभाष कुमार जी जो इंसाफ के राष्ट्रीय सचिव हैं, और हम बात करेंगे निजीकरण को लेकर। सर, आज पूरे देश के अंदर निजीकरण हो रहा है। आज पूरे देश के अंदर निजीकरण हो रहा है और निजीकरण वर्तमान सरकार एक ऐसा रवैया अपना रही है कि सभी जो हमारे जो क्षेत्र हैं, जो फायदे वाले क्षेत्र हैं, जो नुकसान वाले हैं, उनकी हम बात नहीं कर रहे हैं, उनको भी निजी हाथों में देने का काम कर रही है। तो सर, इस समय जो वर्तमान स्थिति है बहुत नाजुक बन चुकी है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद चाहूँगा कि आपने इस विषय पर हमसे बात करने की बात की है, इसका आपका धन्यवाद जी। और जैसे कि आपने कहा निजीकरण एक बहुत बड़ी समस्या है। ये निजीकरण जब से क्या बोलते हैं, जब नसीम राव की गवर्नमेंट थी और मनमोहन सिंह जब इसके फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने जब ये सिलसिला शुरू किया वो आज तक चला आ रहा है, ठीक है ना जी। और ये उनके कांग्रेस के टाइम में ये सिलसिला चला था, उसमें थोड़ा धीमी गति में था, और लेकिन जब से ये बीजेपी की सरकार आई है तब से ये सिलसिला बहुत तेजी से चल रहा है। उस टाइम तो ये ज़्यादातर ये देखा जाता कि जो घाटे में संस्थान थे या वो थे उनको ही निजीकरण किया जाता था, लेकिन अब तो ये देखने में आ रहा है जो प्रॉफिट मेकिंग है, बहुत अच्छा प्रॉफिट मेकिंग है, जैसे बीपीसीएल कंपनी हो गई, इतना सरकार उसको प्रॉफिट कमा के देती है, उसको भी ये निजीकरण करना चाह रहे हैं। इनकी सीधी मंशा है इस देश में मनुवादी जो व्यवस्था है उसको स्थापित करना। उसके लिए इनका यही, जैसे इनका जो गोवलकर है, उन्होंने अपनी एक किताब है शायद बंच ऑफ थॉट है, उसमें लिखा है कि जो देश की प्रॉपर्टी 5% के पास होनी चाहिए प्रॉपर्टी, या 95% को तो सिर्फ ये खाने के लिए ही छोड़ दो कि वो सिर्फ खाने की रोटी के लिए बात करते रहे और किसी दिशा में ना बात करते हैं। तो जो निजीकरण करना जा रहे हैं वो इस देश की आज बहुत बड़ी समस्या बन गई है, जिससे आज बिल्कुल रिजर्वेशन इन्होंने कहा था, जैसे इनके बीजेपी के मंत्री भी रहे और उनके वो जो सुब्रमण्यम स्वामी है, उन्होंने एक बार कहा था कि हम रिजर्वेशन को डायरेक्ट तो खत्म नहीं करेंगे, लेकिन हम उसको ऐसा कर देंगे कि ना के बराबर होगा। तो वही हम जब से ये सरकार आई, जिस तेजी से इन्होंने निजीकरण किया, और दूसरे मामलों में इन्होंने जो दूसरे क्षेत्रों में भी जो इन्होंने कि बहुजन समाज है उसकी जड़ें काटने का काम किया है, जो उनको संवैधानिक हक है उनको लेने का काम किया है, वो जिस तरह से चल रहा है वो बहुत तेजी से चल रहा है, और ये आज समस्या बहुत गंभीर है। हमारा डिब्बा, हमारा स्टेशन, हमारा ड्राइवर, हमारा गार्ड, हमारा, उसके बाद में सिर्फ और सिर्फ जो फायदा होगा वो निजी हाथों में दिया जाएगा। सबसे बड़ी समस्या और सबसे बड़ी सोचने की बात है कि ये बिल्कुल जो कॉर्पोरेट हैं, जो पूंजीपति है, उनको ये उनकी सरकार है और उनको ही ये फायदा नहीं देना चाहते। जैसे अभी आपने कहा कि सारा कुछ इंजन आप सर, मैं नहीं कह रहा हूँ, हाँ, जो भी सब बिल्कुल नजर आ रहा है, बिल्कुल सीधी बात है, आप भी नहीं कह रहे, बिल्कुल सीधी बात है। इंजन हमारा, पटरी हमारी, स्टाफ रेलवे का, और प्रॉफिट ये लेंगे, है ना। ये बड़ी अजीब सी बात है। और जैसे भी इसका तो सीधा एग्जाम्पल निजीकरण बिल्कुल फेल रहा है। इसका सीधा एग्जाम्पल अभी जब ये जो मेट्रो सेवा थी वो अंबानी को दी गई, ठीक है ना, जब उसमें थोड़ा सा उसको घाटा, थोड़ा सा प्रॉफिट कम होने लगा, वो छोड़ के भाग गया उसको जी। तो इसका सीधा मतलब है कि निजीकरण कोई हल नहीं है। अगर निजीकरण हल होता तो वो ये कहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर वाले अच्छी तरह चलाएंगे। ये बात बिल्कुल गलत है और बिल्कुल ये गलत सिद्ध हो चुकी है। जैसे अभी मैंने आपको इसका अंबानी का ये मेट्रो रेलवे का बताया, इसी तरह बहुत से संस्थान हैं जहाँ अभी प्राइवेट सेक्टर देख लो, प्राइवेट सेक्टर में क्या है, प्राइवेट सेक्टर में देख लो कितना भ्रष्टाचार है, लेकिन वहाँ कोई बात नहीं करता। सुभाष जी, मैं आपको रोकूंगा, जिस तरीके से अभी इन्होंने टोरंटो रेल चलाई थी, वो जो प्राइवेट ही है, पूरी प्राइवेट ही चलाई थी, लेकिन आज तक उनके कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दी जा रही, और तनख्वाह ही नहीं, वो बड़े त्राईमान है और मतलब धीरे करके उनको पेमेंट दी जा रही है। क्या ये सारा इधर जब निजीकरण के हाथों में चला जाएगा तो वो तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाएंगे। एक ट्रेन कि मजदूरों को पैसा नहीं दिया जा रहा, बाकी 109 रूटों पे 151
उनकी मजदूरी कैसे दी जाएगी? हाँ सर, ये बिल्कुल सही बात है। अभी ये तो एक लाला की, ये जो प्राइवेट हो गया तो लाला की नौकरी हो गई है ना, जिसको वो जब मर्जी रख ले, जब मर्जी निकाल दे, जितना पैसा दे दे, ये कम दे दे, ज्यादा दे दे, ये सारे उसकी लाला की नौकरी हो गई, उसकी मर्जी पर है, उसकी विम्स पर है ना। तो ये तो अब सरकार, जब सरकार में होते हैं उसके कोई कायदे कानून भी होते हैं, कोई टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, उसका वेज होता है, एक इंक्रीमेंट होती है हर साल, और 5 साल बाद या 10 साल बाद उसका ये वेज रिवीजन होता है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में तो कुछ भी नहीं है, तनख्वाही मतलब कि आपकी बची रहे। सबसे बड़ी बात तो वो, जैसे आपने बताया अभी कि उनको तनख्वाह भी नहीं मिल रही है, और कोई सुनने वाला भी नहीं है आज देश में, कोई तनख्वाह नहीं मिल रही है तो उसको आज को सुनने वाला भी नहीं है इस देश में। यहाँ तक लगा लो, जुडिशरी में भी लगा लो आज, कि जुडिशरी भी आज गवर्नमेंट की भाषा बोलती है, जैसे गवर्नमेंट डायरेक्शन देती है उसी हिसाब से वो काम करती है। और अब जैसे बहुजन समाज के खिलाफ डिसीजन आ रहे हैं वो तो आपके सामने ही है ना। तो ज्यादातर देखें रिजर्वेशन के मामले में देखें तो हम भी कि जितने मतलब के खिलाफ, रिजर्वेशन के खिलाफ जुडिशरी ने वो जितने इतने एग्जीक्यूटिव ने भी हमारा नुकसान नहीं किया जितना हमारा सबसे ज्यादा जुडिशरी ने नुकसान किया रिजर्वेशन के मामले में। लेकिन सर अभी कुछ दिन बाद में अब पूरे कागज तैयार हो चुके हैं, जो हमारा एक एमसीडी या ईडीएमसी का 4 जोन है, ये भी सर प्राइवेट हाथों में दे दिया गया। वो कौन से सेक्टर दिए गए हैं जो ये कूड़ा उठाएंगे, कूड़ा इधर से उधर डालेंगे, लेकिन रिजर्वेशन अब भी बरकरार रहेगा कि इसमें जो गटर साफ करेंगे, नालियों को साफ करेंगे, ऑफिसों को साफ करेंगे, उनमें वही समाज काम करेगा जो बहुजन समाज से संबंध रखता है। नहीं वो कह मनोज जी, ये तो सही बात है जो आप कह रहे हैं कि वो रिजर्वेशन में देना चाहते हैं। वो सिर्फ रिजर्वेशन हमको सिर्फ चपरासी या जो जमादार की पोस्ट है, जो स्वीपर की पोस्ट है, उसमें रखना चाहते हैं। उनको हमारे जो कलेक्टर हैं, हमारे एसपी हैं, आईएएस हैं, वो नहीं चाहिए उनको। अब उनको वो नहीं चाहिए, उनको सिर्फ ये कूड़ा उठाने वाले और चपरासी, पानी पिलाने वाले वो चाहिए। इसलिए उन्होंने आज आप देखे होंगे तो उन्होंने आईएएस में भी लेटर एंट्री शुरू कर दी है, और दूसरे डायरेक्टर की पोस्ट में भी उन्होंने लेटर एंट्री शुरू कर दी, जिसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है। तो सीधा सीधा सा ये है, ये इस समाज को बिल्कुल नीचे गर्त में ले जाना चाहते हैं। और जहाँ तक आप कह रहे हैं कि उनको 4th क्लास वालों को, उनको भी नौकरी नहीं है सर, रेगुलर नौकरी नहीं है, वो भी इन्होंने प्राइवेट कर दिए। प्राइवेट में जाके उनको 8-8, 9-9 हजार रुपए मिलते हैं, और 8-8, 9 हजार में क्या वो बेचारा अपने बच्चों को पढ़ाएगा, क्या शिक्षा देगा, क्या खाएगा। तो ये बिल्कुल उसका मतलब 4th क्लास में भी नौकरी नहीं है, वो भी ठेकेदारी पर हो गई है। तो ये कहना कि भाई 4th क्लास में रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन तो इसलिए है कि वो उस काम को, जो स्वीपर के काम को उस कौम के अलावा कोई करता नहीं है, इसलिए रिजर्वेशन ये रह रहा है। और इसमें मेरी जानकारी में तो ये भी है कि जो 4th क्लास की रिजर्वेशन की भी नौकरी थी, उनमें भी सोन वालों ने घुस के, मतलब कि सरकारी नौकरी थी तब की बात कर रहा हूं मैं, उसमें इन्होंने क्या किया कि स्वीपर की पोस्ट पे तो वो हो गए, पोस्ट इन्होंने रिक्रूट हो गए, लेकिन काम नहीं किया इन्होंने। काम दूसरे लोग या तीसरे लोग करते थे स्वीपर का, लेकिन इन्होंने उनकी नौकरी भी खाई अगर देखा जाए तो, कि स्वीपर की नौकरी भी इन्होंने नहीं छोड़ी है जनरल वालों ने। सुभाष जी, एक बहुत कड़वा है, मैं जो सीधी कड़वी बात मैं आपसे करने चाह रहा हूँ, क्योंकि आप भी सरकारी डिपार्टमेंट में रहे हैं। सर क्या कारण है पूरा देश त्राही कर रहा है, जो संगठन है, जो संस्था है, अभी तक किसी भी संस्था ने पहल नहीं की और मुझे लगता है कि सरकारी जो कर्मचारी, सरकारी जो अफसर हैं, अभी तक किसी ने पहल ही नहीं की निजीकरण के लिए कि भी निजीकरण रोका जाए। नहीं, जो सामाजिक संगठन है वो तो बीच बीच में ऐसी बात तो नहीं है, वो पहल करते रहते हैं, इस विषय पर बोलते भी रहते हैं। और जैसे मैं अपने संगठन की बात करूं, इस विषय पर निजीकरण के दूसरे रिजर्वेशन पे हमारी एक मैगजीन आती है, मूक वक्ता, तो वो उस विषय में, इस विषय पर बहुत चर्चा आती रही है उसमें। तो ऐसी बात नहीं है कि संगठन, लेकिन हाँ, जिस लेवल पे सामाजिक संगठनों को काम करना चाहिए था, और पर्टिकुलरली जो पढ़े लिखे हैं, जो नौकरी में जिनकी जिम्मेदारी थी समाज में, समाज को जगाना, उसके लिए काम करना, मैं यह मानता हूं आज भी कि इस समाज में अगर काम नहीं किया, जिसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी, जो नौकरी में आए थे उनकी सबसे बड़ी, उन्होंने काम नहीं किया। अगर वो काम करते तो इस देश में सामाजिक संगठन बहुत बड़ा, बहुत पावरफुल होता, प्रेशर ग्रुप होता,
वो इसलिए नहीं हुआ कि जो पढ़े लिखे हुए हैं, पर्टिकुलरली जो ऑफिसर कम्युनिटी है, उन्होंने इस समाज में काम नहीं किया। वो अपने टीवी बीवी में लग गए और अच्छे अच्छे मतलब एक मकान से 2 मकान में लग गए, छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी में लग गए। लेकिन उन्होंने जहां अगर वो गांव से आया तो उन्होंने गांव की तरफ नहीं देखा, शहर में रह रहे हैं तो उन्होंने अपने जो कुलीग हैं, बल्कि जो नीचे के कुलीग हैं, वो तो मतलब कि जो क्लरिकल में उनकी तरफ भी उन्होंने नहीं देखा, ना ही उनको सहयोग करते वो। इसलिए ये आज स्थिति बनी है कि जी आपने बहुत अच्छी बात कही, मैं आप इसकी बात से सहमत भी हूँ कि जो अधिकारी बन गए या जिस गांव से रूरल इलाके से निकल के आए थे, उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, ना अपने परिवार को देखा, ना गांव को देखा। और एक गांव वालों की आशा होती है कि मेरे परिवार का, मेरे गांव का एक लड़का IAS PCS बन गया और अच्छा अधिकारी बन गया, ये गांव के लिए कुछ करेगा। लेकिन आज तक जितने भी अधिकारी हैं मेरी नॉलेज के अंदर, उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जहां वो पिछड़ा छोड़ के आए थे वो आज भी पिछड़ा है। जिनकी आस्था थी उन आस्था के तहत उन्होंने काम नहीं किया। नहीं, उसका रिजल्ट तो ये काम नहीं किया, उसका रिजल्ट तो आज ये है ना कि हमारा संविधान अब बिल्कुल खतरे में है। संविधान के जो प्रोविजन है धीरे धीरे वो डाइल्यूट होते जा रहे हैं, हमारे अगेंस्ट होते जा रहे हैं। उसका ये कारण है, उसका ये एक मतलब कि उसका ये जो क्या बोलते हैं उसका ही कारण है। और जो काम नहीं किया, जो अभी मैं बता रहा हूँ बार बार कि ये मतलब कि जो संविधान के अभी जो जैसे रिजर्वेशन चला गया, निजीकरण हो रहा है, अब तेजी से हो रहा है, ये इसीलिए कारण है कि जो पर्टिकुलर मैं बता रहा हूँ कि जो इसमें नौकरी में आए थे उन्होंने काम नहीं किया, पर्टिकुलर जो एक ऑफिसर कम्युनिटी ने काम नहीं किया। उसका मेन कारण ये है कि आज स्थिति ये बनी हुई है। तो सुभाष जी, जिस तरीके से हम किताबों में पढ़ते हैं और आप जैसे लोग बताते हैं, एक समय ये था कि जिस समय रेल को बेचने की बात की जाती थी तो उस समय एक अकेला व्यक्ति था, शायद जॉर्ज फर्नांडिस कहा जाता है उनको। जॉर्ज फर्नांडिस ने वो एक चक्का जाम किया था और रेल को वापस किया गया था और रेल को उसी पटरी पर चलाया, सरकारी चलती थी उस तरीके से। लेकिन आज ना तो विपक्ष कोई बोल के राजी है, ना कोई संगठन बोल के राजी है, और जो अत्याचार हैं वो ऐसे सहन किए जा रहे हैं। नहीं, वो जैसे आपने फर्नांडिस का नाम लिया, मैं मानता हूं कि वो उन्होंने ये समाजवादी थे, लेकिन देखा जाए तो बाद में मैंने देखा जो वो भी उनके जो मनुवादियों के उनके साथ उन्होंने सहयोग किया और धीरे धीरे जो रेलवे में निजीकरण होता गया, दूसरी चीजें होती गई, तो वो धीरे धीरे उनके टाइम में भी शुरू हो गया था। उन्होंने मतलब इस लेवल पे ग्रोथ करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया। बाद में जहाँ तक मैं समझता हूँ कि वो बीजेपी गवर्नमेंट में वो मंत्री भी रहे, तो ये उन्होंने जो उनके जो समाजवादी उनका विचारधारा था वो डाइल्यूट होता गया। और उन्होंने जो जिस तरह से वो बहुत बड़े रेलवे के लीडर भी थे, जिस तरह से वो करना चाहिए था, अगर इतने बड़े लीडर थे, अगर कोई भी काम अगर गलत हो रहा है, अगर रेलवे में हड़ताल हो जाए तो चक्का जाम हो जाता है, लेकिन उन्होंने पूरी अपनी शिद्दत से काम नहीं किया, जिसका कारण है धीरे धीरे डाइल्यूट होते हुए आज वो सरकार पूरी छूट मिली है, निजीकरण इसका करने में लगी हुई है, रेलवे का और दूसरे क्षेत्रों का। सर, क्या निजीकरण का जो मामला है कि ये लास्ट विकल्प है, ये आखिरी विकल्प है कि निजीकरण कर दिया जाए? नहीं, बिल्कुल भी निजीकरण तो बिल्कुल विकल्प नहीं है, बल्कि मेरा तो ये मानना है देश में सभी जो संपत्ति है सबका राष्ट्रीयकरण किया जाए। जितने संस्थान है, सरकारी संस्थान है, सबका राष्ट्रीयकरण किया जाए। जितने निजी संस्थान है, निजी प्रॉपर्टी है, सबका राष्ट्रीयकरण किया जाए। और इस देश में सबको जो समान संपत्ति है देश में, जो अगर मैं मान लो कोई भी देशवासी है जो पैदा होता है इस देश में, जो सरकारी जो संसाधन है या जितनी टोटल संपत्ति है देश की, उसमें सभी का बराबर का हक है। क्योंकि जब परिवार इसमें जैसे परिवार में कोई पैदा होता है तो उस परिवार में जो भी पैदा लड़का या लड़की होता है उसका बराबर का अधिकार होता है। उसी तरह अगर मैं देश में पैदा होता हूँ, मेरा पूरा ये अधिकार देश की संपत्ति में बराबर का अधिकार है, ठीक है ना। लेकिन अभी ये इतना मतलब कि निजी संपत्ति इतने हाथों में, कुछ लोगों के हाथों में चले गई है कि मतलब कि देखा जाए तो 90% पर प्रॉपर्टी जो 10% लोग हैं उनके हाथों में है। लेकिन सर, आप हम जो 10% प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो अधिकार दिए थे सर, उस समय क्या माहौल था? और आज बाबा साहब जी, आप जैसे लोग बताते हैं आंखों से आंसू आ जाते हैं कि उन्होंने 4 बच्चों को खो दिया, अपनी बीवी को दवाई की खातिर खो दिया, और एक अकेले व्यक्ति ने करोड़ों लोगों की जिंदगी सुधारने का काम किया। लेकिन आज करोड़ों लोग एक संविधान को नहीं बचा पा रहे।
तो क्या ये आप लोगों की गलती नहीं है? क्या इस समय जो बुद्धिजीवी लोग हैं क्या उनकी गलती नहीं है? नहीं, ये बिल्कुल मनोज जी आप सही कहा कि इसमें जो आज के हालात में उसमें बुद्धिजीवी पूरे जिम्मेदार हैं। जो ऐसे मैंने पढ़े लिखे और जो बुद्धिजीवी लोग हैं, चाहे वो नौकरी में ना हो, सब जिम्मेदार हैं इसके लिए, क्योंकि उन्होंने जो फर्ज था उनका उन्होंने पूरा नहीं किया। और आगे अगर हम इस वक्त भी नहीं चाहते, अब जो वक्त है वो हमको सबको इकट्ठा होके लड़ने का है। सर आपको मैं चलते चलते आपको लाखों लोग देख रहे हैं चैनल के माध्यम से, सर आप उन लोगों को क्या आश्वासन देना चाहते हैं, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं जो आज इस करार पे बैठे हुए हैं कि वो मौत और कहते हैं ना कि आखिरी स्टेज है, वेंटिलेटर जैसे लिटा दिया जाता है कि मरीज आए या ना आए, क्योंकि देश तो निजीकरण होता जा रहा है और जो युवा हैं, जो एमटेक हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, उन्हें कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा। तो आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं, अब संदेश में क्या देना, अब तो करो या मरो की स्थिति आ गई है जी, ठीक है। उसमें अब हम लोगों को जो भी है, जिसकी भी जितनी हैसियत है, हमको समाज में लोगों को अवेयरनेस ज्यादा से ज्यादा पैदा करने के लिए, और जब भी जरूरत हो हमको सड़कों पे आना पड़ेगा। बिना सड़क के कोई काम नहीं होगा। सब सड़क की लड़ाई रह गई है, क्योंकि हम देख रहे हैं संविधानिक तरीके से सारे हमारे अधिकार ये गवर्नमेंट छीन रही है, और हमारे पास अब एक ही रास्ता बचा है कि हम सड़क पर आए, संवैधानिक तरीके से हम विरोध करें और बड़ी संख्या में करें, और ज्यादा से ज्यादा संगठन मिलकर कोई भी मुद्दे पर एक रूपरेखा बनाकर और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन या और कहीं भी धामी प्रदर्शन करना, सब एक मतलब कि बड़े लेवल पे एक नीति के तहत हो। तो हम ये कोई बड़ी बात नहीं है कि जब हम इकट्ठे होंगे तो सरकार को झुकना पड़ेगा, और जब लोग सरकार के जो लोगों के जब प्रेशर ग्रुप होता है, सरकार को झुकना भी होता है। इसके आपने कहे 2-3 एग्जाम्पल है, सीधे जो 2 अप्रैल का है वो एग्जाम्पल है कि सारे देश में वो हुआ, सरकार को बैकफुट पर आकर SC/ST कमीशन, SC/ST एक्ट जो डालूट किया था वो उनको रेस्टोर करना पड़ा। इसी तरह से तमिलनाडु का वो है जहाँ पर वो जो सांडों की लड़ाई होती है, तो उसका एक उनके में एक वहाँ पर वो एक फेस्टिवल बनाते हैं, तो वहाँ पर वो एक्ट में उनका रूल ये होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको बैन कर दिया था तो अपने उसके द्वारा डिसीजन के द्वारा अपने उसको बैन कर दिया था। लेकिन वहां पर लोगों ने बड़े लेवल पे वहां पर प्रदर्शन किया, तो वहां पर सरकार को फिर बैकफुट पे आना पड़ा और उनको इजाजत देनी पड़ी इस सांडों की लड़ाई को जैसे चलाने के लिए। तो ये ऐसा है, अगर हमारी जस्ट डिमांड होगी, हम मिलकर लड़ेंगे, तो कोई ऐसी बात नहीं है कि जो हमारे अधिकार है हम उनको न पा सके। और सिर्फ आज इतना ही है कि हम सबको मिलकर बैठकर बात करके एक बड़े आंदोलन का रूप देकर आगे चलने की जरूरत। आप थे सुभाष कुमार जी, जो इंसाफ के राष्ट्रीय सचिव, बड़ी अच्छी बात कही कि सभी लोगों को अपना ईगो छोड़कर करो या मरो की नीति आ गई है। नेतृत्व किसी का भी सही, एक ही के साथ हमें लगना होगा, क्योंकि मुझे वही बात आती है, आंखों से आंसू बहते हैं कि बाबा साहब के एक लेख में पढ़ रहा था, बाबा साहब ने बहुत अच्छे शब्दों में लिखा था, जब उनके भाई उनके पास आए कि press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.